गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास बीएससी बीएड थर्ड ईयर बायो के लिए। टॉपिक अपना रहेगा एजिंग यानी जीर्णता, और इसका पार्ट नंबर आज अपन पढ़ेंगे 21 नंबर। ठीक है, अब देखिएगा हमारा टॉपिक भी यही है और हमारी हेडिंग भी यही है, यानी जहाँ से आप लिखना स्टार्ट करोगे उसका पॉइंट भी ये क्या है, एजिंग ही है। अब देखिएगा सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एजिंग की डेफिनेशन। एजिंग यानी जीर्णता क्या होती है। अब देखिएगा एजिंग यानी जीर्णता होती क्या है। आप सभी जानते हो कि जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती चली जाती है, हम किसकी बात कर रहे हैं, जीर्णता यानी एजिंग की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे मनुष्य का इम्यून सिस्टम क्या होता चला जाता है, कमजोर होता चला जाता है। जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ेगी वैसे वैसे उसका इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता चला जाता है, वीक यानी कमजोर होता चला जाता है। आप देखिए जैसे जैसे इम्यून सिस्टम कमजोर होगा तो वैसे वैसे उनके शरीर की जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है मनुष्य की, वो भी धीरे धीरे क्या होती चली जाती है, कम चली जाती है। आप सभी देखते हो कि किसी वृद्ध मनुष्य को अगर एक बार कोई रोग हो जाए तो जल्दी से ठीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, यानी कमजोर हो जाता है। बजाय किसके, एक वयस्क व्यक्ति के। एक वयस्क के अंदर मान लीजिए आपने दो व्यक्ति लिए एक्सपेरिमेंट के लिए, एक है जो क्या है वृद्धावस्था के अंदर है, एक व्यक्ति ऐसा है जो प्रौढ़ा या फिर वयस्क अवस्था के अंदर है। इन दोनों के अंदर सेम रोग हुए, ठीक है, कोई भी रोग ले लीजिए, सेम रोग हुए, आप दोनों को एक समान दवाई देते हैं। लेकिन वृद्ध व्यक्ति की तुलना में जो वयस्क व्यक्ति होता है वो क्या होता है, अधिक जल्दी से ठीक होता है। क्यों? क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वह वृद्धावस्था की ओर प्रवेश करेगा वैसे वैसे उसका इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता चला जाता है। और जैसे जैसे प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होगा तो उसकी शरीर की रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है, जिसके कारण उसकी जो बॉडी होती है वो धीरे धीरे रोगों से ग्रसित होती चली जाती है। इसी के साथ साथ बॉडी के अंदर यानी शरीर के अंदर क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के कोशिकीय चेंजेस होते हैं, यानी क्या होते हैं, सेलुलर चेंजेस होते हैं, यानी कोशिकीय परिवर्तन होते हैं। और इन कोशिकीय परिवर्तनों के कारण धीरे धीरे मनुष्य की जो जीवन क्षमता होती है वो क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। ठीक है, और अंत में एक समय ऐसा आता है कि जो कोशिकाएं और विभिन्न ऊतक होते हैं वो कार्य करना बंद कर देते हैं और मनुष्य की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसे अपन क्या बोलते हैं, एजिंग बोलते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, आप इस प्रकार इसकी डेफिनेशन किस प्रकार लिखोगी कि जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे उसका इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता चला जाता है। जैसे जैसे प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होगा वैसे वैसे उनके शरीर की रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। इस प्रकार शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता कम होने के कारण जो शरीर होता है वो अनेक रोगों से ग्रसित होता चला जाता है। इसी के साथ साथ उसकी बॉडी की जो कोशिकाएं और जो ऊतक होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के सेलुलर क्या होती है, सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर चेंजेस होते हैं, यानी कोशिकीय और बाह्य कोशिकीय परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण जो बॉडी की विभिन्न क्रियाएं होती है उसकी संपन्न होने की दर होती है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। और मनुष्य होता है वो जो मनुष्य की जो जीवन क्षमता होती है इसी के साथ धीरे धीरे क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। इन्हीं को संयुक्त रूप से अपन क्या बोलते हैं, एजिंग यानी जीर्णता बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा
कि जीव विज्ञान की वह शाखा या फिर विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर अपन एजिंग यानी जीर्णता का अध्ययन करते हैं, जीरोंटोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? जीरोंटोलॉजी कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जीव विज्ञान की वह शाखा या फिर विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीर्णता यानी एजिंग का अध्ययन करते हैं, जीरोंटोलॉजी कहलाती है। अब देखिएगा, जीर्णता विज्ञान का जो श्रेय है वो कोरेनचेव्स्की को दिया जाता है। किसको? कोरेनचेव्स्की को। ध्यान रखिएगा, जीर्णता विज्ञान का श्रेय या जनक कोरेनचेव्स्की को कहा जाता है या दिया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा कि एजिंग के दौरान जो शरीर में जो चेंजेस होते हैं, किसके? मनुष्य के, उसको निम्न 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग क्या लिखोगे वो देखिएगा, यानी हमारा पॉइंट रहेगा वो क्या होगा? चेंज ड्यूरिंग एजिंग। ऐसे लिख सकते हो, चेंजेस ड्यूरिंग एजिंग। चेंजेस ड्यूरिंग एजिंग यानी जीर्णता के दौरान होने वाले परिवर्तन। चेंजेस ड्यूरिंग एजिंग यानी जीर्णता के दौरान होने वाले परिवर्तन। तो जीर्णता के दौरान जो परिवर्तन होते हैं उसको निम्न 3 भागों के अंदर बांटा गया है। कितने भागों के अंदर बांटते हैं? जीर्णता के दौरान जो परिवर्तन होते हैं उसको 3 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट देखिएगा अपना मोर्फोलॉजिकल चेंजेस। मोर्फोलॉजिकल चेंजेस या चेंज यानी आकारिकी परिवर्तन। आकारिकी परिवर्तन। सेकंड जो है वो क्या रहेगा? सेलुलर चेंज। सेलुलर चेंज यानी कोशिकीय परिवर्तन। कोशिकीय परिवर्तन। और थर्ड रहेगा एक्स्ट्रा सेलुलर चेंजेस या चेंज। एक्स्ट्रा सेलुलर चेंजेस जिसको अपन क्या बोलेंगे? बाह्य कोशिकीय परिवर्तन। बाह्य कोशिकीय परिवर्तन। तो देखिएगा, एजिंग के दौरान जो चेंजेस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार की हैं। फर्स्ट है मोर्फोलॉजिकल चेंजेस जिसको क्या बोलते हैं? आकारिकी परिवर्तन। सेकंड है सेलुलर चेंज यानी कोशिकीय परिवर्तन। थर्ड है एक्स्ट्रा सेलुलर चेंज यानी कोशिकीय परिवर्तन, बाह्य कोशिकीय परिवर्तन। अब देखिएगा, फर्स्ट अपन बात करते हैं किसकी? मोर्फोलॉजिकल चेंजेस की। मोर्फोलॉजिकल चेंज यानी आकारिकी परिवर्तन। तो देखिएगा, आकारिकी परिवर्तन क्या होते हैं यानी मोर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं कि जैसे जैसे मनुष्य, ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे मनुष्य वृद्धावस्था के अंदर प्रवेश करता है, यानी जैसे जैसे मनुष्य के अंदर बुढ़ापा आता चला जाता है, वैसे वैसे मनुष्य के शरीर के अंदर कई प्रकार के मोर्फोलॉजिकल चेंजेस होने में क्या हो जाते हैं? प्रारंभ हो जाते हैं। परंतु
इस मनुष्य के शरीर में होने वाले जो मोर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो संपूर्ण शरीर में एक समान नहीं होते। कहने का मीन ये है कि कुछ अंगों के अंदर ये जो परिवर्तन होते हैं वो तीव्र गति से संपन्न होते हैं, बट कुछ अंग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, धीमी गति से संपन्न होते हैं। धीमी गति से संपन्न होते हैं यानी धीमी गति से आते हैं। तो मोर्फोलॉजिकल चेंजेस के अपन पढ़ रहे थे कि जैसे जैसे मनुष्य वृद्धावस्था की ओर प्रवेश करेगा वैसे वैसे उसकी बॉडी में मोर्फोलॉजिकल चेंजेस होने क्या हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। बट ये मोर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो संपूर्ण शरीर के अंदर एक समान नहीं होते। क्या नहीं होते, एक समान नहीं होते। यानी शरीर के कुछ अंगों के अंदर ये मोर्फोलॉजिकल चेंजेस तीव्र गति से होते हैं। क्या होते हैं, तीव्र गति से होते हैं, परंतु कुछ अंगों के अंदर ये धीमी गति से होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिएगा कि एक 80 साल के व्यक्ति के अंदर, एक 80 साल के 80 साल छोड़िए 60 से 65 साल, ठीक है। देखिएगा 60 से 65 साल का जो व्यक्ति होता है उसमें श्रवण क्षमता की तुलना में उसकी जीभ पर पाई जाने वाली जो स्वाद कलिकाएं होती है, स्वाद कलिकाएं जो होती है वो 80% समाप्त हो जाती है। समझे क्या कि 60 से 65 साल का जो व्यक्ति होता है उसमें सुनने की क्षमता की तुलना में जीभ पर पाई जाने वाली जो स्वाद कलिकाएं होती है वो 80% समाप्त हो जाती है, ठीक है। इसी के साथ साथ उनके शरीर विभिन्न जो ऊतक होते हैं शरीर के उसमें कैल्शियम जमना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ उसके शरीर के जो विभिन्न ऊतक होते हैं उनमें कैल्शियम जमना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। आप सभी जानते हो कि जो अपनी हड्डियों की जो मुड़ने की जो कैपेसिटी है वो किसके कारण है, कैल्शियम के कारण ही है। जैसे जैसे कैल्शियम जमना प्रारंभ होगा वैसे वैसे हड्डियां होती है वो स्ट्रिक्ट हो जाती है यानी कठोर होती चली जाती है, और जिसके कारण उनके घुटने और पैरों के भिन्न भागों में क्या होने लग जाता है, दर्द होना प्रारंभ हो जाता है। इसी के साथ साथ जो हड्डियां होती है वो भंगुर होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है, भंगुर यानी भूरनी प्रारंभ हो जाती है। तो ये सारे के सारे जो परिवर्तन होते हैं ये किसमें आते हैं, मोर्फोलॉजिकल चेंजेस यानी आकारिकी परिवर्तनों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब अपन सेकंड बात करते हैं किसकी, सेलुलर चेंज यानी कोशिकीय परिवर्तन की, ठीक है। तो देखिएगा जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ेगी वैसे वैसे उसके शरीर में मोर्फोलॉजिकल परिवर्तन होते हैं। मोर्फोलॉजिकल परिवर्तनों के साथ साथ उसकी बॉडी की जो कोशिकाएं होती है उनमें भी विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होने लगते हैं, ठीक है। क्या होने लगते हैं, मनुष्य के जो जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ेगी वैसे वैसे उसके शरीर के अंदर मोर्फोलॉजिकल परिवर्तन होंगे। इन्हीं मोर्फोलॉजिकल परिवर्तन के दौरान उसके शरीर की जो विभिन्न कोशिकाएं जो होती है, शरीर की विभिन्न जो कोशिकाएं हैं उनमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होने लग जाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा शरीर की कोशिकाओं में होने वाले इन परिवर्तनों को निम्न भागों के अंदर बांटा गया है, या फिर बोल सकते हो कि जीर्णता के दौरान शरीर में होने वाले सेलुलर जो चेंजेस हैं वो क्या है, निम्न टाइप के हैं। फर्स्ट देखिएगा, मैं इधर वाली को एक बार साफ कर देती हूँ। फर्स्ट देखिएगा चेंज इन सेल मेम्ब्रेन, चेंज changes in cell membrane, changes in cell membrane यानी कोशिका झिल्ली में परिवर्तन, कोशिका झिल्ली में परिवर्तन
सेकंड देखिएगा चेंज इन माइटोकॉन्ड्रिया, चेंजेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया यानी माइटोकॉन्ड्रिया में परिवर्तन। अगला है चेंज इन ईआर, या फिर लिख सकते हो चेंजेस इन ईआर यानी अंतःपर्दवी जालिका में परिवर्तन, अंतःपर्दवी जालिका में परिवर्तन। अगला कौन सा होगा वो देखिएगा चेंज इन लाइसोसोम यानी लाइसोसोम में परिवर्तन। ठीक है, चेंज इन लाइसोसोम यानी लाइसोसोम में परिवर्तन। अगला है चेंज इन सेल डिवीजन, चेंजेस इन सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजनों में परिवर्तन, कोशिका विभाजनों में परिवर्तन। ठीक है, तो देखिएगा एजिंग के दौरान होने वाले जो सेलुलर चेंजेज हैं वो निम्न टाइप के या फिर निम्न होते हैं। फर्स्ट अपन बात करें तो देखिएगा फर्स्ट क्या है, चेंज इन सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली में परिवर्तन। सेकंड है चेंज इन माइटोकॉन्ड्रिया यानी माइटोकॉन्ड्रिया में परिवर्तन। थर्ड है चेंज इन ईआर यानी अंतःपर्दवी जालिका में परिवर्तन। और फोर्थ है चेंजेस या चेंज इन लाइसोसोम में परिवर्तन। और अगला लास्ट है चेंज इन सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजनों में परिवर्तन। ठीक है, फर्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, चेंज इन सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली में परिवर्तन। तो देखिएगा कोशिका झिल्ली आप सभी जानते हो। अब देखिएगा चेंज इन सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली की जो पारगम्यता होती है, ठीक है, जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे कोशिका झिल्ली की जो पारगम्यता है यानी प्रीमिएबिलिटी जो होती है वो भी परिवर्तित होती चली जाती है। ध्यान रखिएगा, मनुष्य की आयु बढ़ने के साथ साथ कोशिका झिल्ली की जो पारगम्यता यानी जो प्रीमिएबिलिटी होती है वो भी परिवर्तित होती चली जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आयु बढ़ने के साथ साथ जो सेल मेम्ब्रेन में उपस्थित जो असंतृप्त जो वसा होती है, क्या होती है, असंतृप्त जो वसा होती है
असंतृप्त जो वसा होती है वो संतृप्त वसा में परिवर्तित होने लग जाती है। ध्यान रखिएगा कि सेल मेम्ब्रेन में चेंज क्यों होता है, क्योंकि आयु बढ़ने के साथ साथ सेल मेम्ब्रेन में उपस्थित जो संतृप्त थोड़ी असंतृप्त जो वसा होती है वो संतृप्त वसा में परिवर्तित होने लग जाती है। इसमें संतृप्त वसा के अंदर परिवर्तित होने लग जाती है। इसके कारण कोशिका झिल्ली की जो पारगम्यता है वो धीरे धीरे परिवर्तित होने लग जाती है, यानी कम होने लग जाती है। आगे अपन बात करते हैं किसकी, चेंज इन माइटोकॉन्ड्रिया यानी माइटोकॉन्ड्रिया में परिवर्तन। अब देखिएगा जैसे जैसे मनुष्य की जो आयु बढ़ती है वैसे वैसे माइटोकॉन्ड्रिया में भी या माइटोकॉन्ड्रिया की शेप में भी क्या होने लग जाता है, परिवर्तन आ जाता है। ध्यान रखिएगा जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ेगी वैसे वैसे माइटोकॉन्ड्रिया की शेप में भी क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। अब देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया की शेप में परिवर्तन होने के कारण रेस्पिरेटरी एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ए रेस्पिरेटरी एंजाइम साइटोक्रोम रेस्पिरेटरी एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ए इसके बनने की दर क्या होती चली जाती है, यानी इसके बनने की जो संभावना होती है वो धीरे धीरे क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। अब देखिएगा जैसे जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ए के बनने की संभावना कम होगी तो धीरे धीरे जो श्वसन दर होती है यानी रेस्पिरेटरी रेट यानी जो श्वसन दर होती है वो भी धीरे धीरे क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। आगे हम बात करते हैं थर्ड, कौन सा है, चेंज इन ईआर यानी अंतःपर्दवी जालिका में परिवर्तन। ईआर की फुल फॉर्म क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं, तो देखिएगा जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे जो आरआरएनए होता है, आरआरएनए का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे आरआरएनए का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। अब देखिएगा जब आरआरएनए का क्षय होना प्रारंभ होगा तो राइबोसोम की जो संख्या होती है वो ऑटोमेटिकली कम होनी प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार आप सभी जानते हो कि ईआर होती है वो 2 टाइप की होती है, एक तो होती है स्मूथ ईआर और एक क्या होती है, रफ ईआर। यानी एक तो होती है चिकनी अंतःपर्दवी जालिका और एक होती है खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। जो रफ ईआर होती है उसको रफ ईआर क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसकी सतह पे क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए उसको रफ ईआर बोलते हैं। और स्मूथ ईआर पे राइबोसोम नहीं पाए जाते। अब देखिएगा जैसे जैसे आरएनए का क्षय होगा वैसे वैसे राइबोसोम की संख्या में भी क्या आएगी, कमी आएगी। आप सभी जानते हो कि राइबोसोम की संख्या में कमी आने के कारण जो रफ ईआर होती है वो किसमें चेंज हो जाती है, स्मूथ ईआर में चेंज हो जाती है। किसमें चेंज हो जाती है, स्मूथ ईआर के अंदर चेंज हो जाती है, यानी चिकनी अंतःपर्दवी जालिका के अंदर परिवर्तित होनी प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार जैसे जैसे जो रफ ईआर स्मूथ ईआर में चेंज होनी प्रारंभ हो जाएगी तो जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो क्रिया होती है वो भी क्या होने लग जाती है, कम होनी प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया में कौन भाग लेता है, राइबोसोम भाग लेता है।
अब राइबोसोम की संख्या कम होने के कारण रक्त ईआर समूह ईआर में परिवर्तित हो चुकी है। इस प्रकार राइबोसोम की संख्या कम होने के कारण प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो भी धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, कम होनी प्रारंभ हो जाती है। और इसी के साथ साथ विभिन्न प्रकार की कोशिकीय अनुक्रियाएं भी क्या होने लग जाती है, धीमी गति से होनी प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो ये था चेंज इन ईआर। आगे देखिएगा फोर्थ, चेंज इन लाइसोसोम यानी लाइसोसोम में परिवर्तन। आप सभी जानते हो कि लाइसोसोम जो होता है उसके अंदर विभिन्न प्रकार के जल अपघटनी एंजाइम भरे रहते हैं, लेकिन लाइसोसोम के चारों ओर क्या पाई जाती है, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये क्या है, जल अपघटनी एंजाइम या अपघटनी एंजाइम भरे रहते हैं। ठीक है, लाइसोसोम के चारों ओर क्या पाई जाती है, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन पाई जाती है। लाइसोसोमल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये जो मेम्ब्रेन होती है इसकी जो पारगम्यता होती है इन एंजाइमों के लिए क्या होती है, ये लाइसोसोमल मेम्ब्रेन होती है, ये इन एंजाइमों के लिए क्या होती है, अपारगम्य होती है, जिसके कारण जो ये अपघटनी एंजाइम होती है या फिर बोल सकते हो जल अपघटनी जो एंजाइम होती हैं वो आसानी से बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती चली जाती है मनुष्य की, वैसे वैसे लाइसोसोमल मेम्ब्रेन की इन जल अपघटनी एंजाइमों के लिए जो पारगम्यता होती है वो परिवर्तित होने क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। अब देखिएगा कि जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे इस लाइसोसोमल मेम्ब्रेन की जल अपघटनी एंजाइमों के लिए पारगम्यता है वो परिवर्तित होती चली जाती है, यानी ये इन एंजाइमों के लिए क्या हो जाती है, पारगम्य हो जाती है। क्या हो जाती है, पारगम्य हो जाती है, जिसके कारण ये जो एंजाइम इस लाइसोसोम से बाहर निकलकर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का पाचन है प्रारंभ कर देते हैं। तो ये था चेंज इन लाइसोसोम यानी लाइसोसोम में परिवर्तन। लास्ट इसका क्या है, चेंज इन सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजनों में परिवर्तन। आप सभी जानते हो कि इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो कोशिका के विभाजित होने की जो क्षमता है उसमें भी परिवर्तन होंगे। तो देखिएगा जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे जो कोशिकाएं होती है उनकी विभाजित होने की जो दर होती है, विभाजित होने की जो दर होती है वो भी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। कहने का मीन ये है कि जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे कोशिकाएं होती है वो विभाजित होने की जो क्षमता होती है वो खोती चली जाती है। ठीक है, इस प्रकार इन कोशिकाओं के विभाजन की क्षमता खोने के कारण प्रतिदिन अपने शरीर की मरने वाली जो कोशिकाएं होती है उनके स्थान पर नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता। आप सभी जानते हो कि प्रतिदिन हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती है अनेक कोशिकाएं होती है उनकी मृत्यु होती चली जाती है, बट हमारी कोशिकाओं के अंदर सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन होता है, जिसके कारण इन कोशिकाओं की वापस से क्या होती चली जाती है, क्षतिपूर्ति होती चली जाती है यानी पूर्ति होती चली जाती है। बट आयु बढ़ने के साथ साथ कोशिकाएं विभाजित होने की क्षमता खोती चली जाती है, जिसके कारण प्रतिदिन मरने वाली जो कोशिकाएं होती है उनके स्थान पर नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं हो पाता, जिसके कारण जो मनुष्य की जो स्किन होती है यानी जो त्वचा होती है वो लटकनी क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। मनुष्य की जो त्वचा है वो क्या हो जाती है, लटकनी प्रारंभ हो जाती है। तो ये था चेंज इन सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजनों में परिवर्तन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।